गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एम्पायर के बारे में, जिसकी मैंने लास्ट क्लास में भी एक वीडियो अपलोड की थी, जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से अलेक्जेंडर जो है वो ग्रीक से इंडिया आते हैं और अपना सारा सत्ता छोड़ के वो वापस ग्रीक जाते हैं सेल्यूकस निकेटर के हाथों में सत्ता को दे के, यानी कि किंगडम को सौंप के। जिनमें अगर हम बात करें, हमारा जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो आते हैं मौर्यन एम्पायर को लेकर, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हमारे बिंदुसार आते हैं उनके बेटे, एंड देन अशोका आते हैं। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको वीडियो को देख लेना, ताकि आपकी जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो चीज़ें कवर हो जाए। आज हम पढ़ रहे हैं एडिक्ट्स के बारे में। तो एडिक्ट्स का मतलब होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे वो कहाँ पर स्टोर किए गए हैं। तो वो पूरे हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, क्योंकि अशोका ने रूल जो किया वो बेसिकली पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे किया था, तो इसलिए हमें वो पूरे उसमें देखने को मिल जाता है। वो स्टोन्स पे जो है ना वो क्राफ्ट हो रखे हैं, यानी कि जो पत्थर थे वो उन पे लिखे गए हैं उनके इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा बात की जाए तो हमारा जो भी मौर्यन एम्पायर है वो हमारा बताता है कि उनकी जो भी इंस्ट्रक्शन थे, यानी कि अशोका के जो भी इंस्ट्रक्शन थे, पॉलिसीज थी, वो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, तो वो हमारी आती है प्राकृत लैंग्वेज में। इसके अलावा एक हमें मिल जाता है जो कि ग्रीक और अरेबिक दोनों लैंग्वेज से मिक्स है, और दो हमें ग्रीक लैंग्वेज में देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए अशोका के एडिक्ट्स की, तो हमें उसमें देखने को मिलता है कि किस तरह से अशोका जो है वो बुद्धिस्ट धर्म को फैला रहे थे, वो धर्मा की नीति को फैला रहे थे, क्योंकि वो मानते थे कि सारे धर्म इक्वल है। तो इसी तरह से वो उस चीज़ को फैलाने की कोशिश भी कर रहे थे, जो कि हमें उनके एडिक्ट्स में, हमें उनके इंस्क्रिप्शंस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं, हमें पता चलता है कि उनके जो ट्रेड थे वो बहुत ज़्यादा थे, यानी कि वो बाहर की कंट्रीज़ के साथ ट्रेड भी करते थे, वो अलग अलग देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसने हमारे पूरे इंडिया को जोड़ के रखा। बुद्धिज्म फॉलो करने के बाद, यानी कि कलिंगा के वॉर के बाद, हम उनको देखते हैं कि वहाँ पर उस एरिया में बेसिकली शांति हो जाती है, यानी कि मेंटेन होती है पीस वहाँ पर, और वो राज्य बहुत ही अच्छे से चल रहा होता है शांति से। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला मेरा आता है पॉलिटिकल सेटअप, सेकेंड मेरा आ जाएगा यहाँ पर प्रोविंस, थर्ड वन इज जुडिशरी, फोर्थ वन इज रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। नेक्स्ट इज आवर्स religious transformation, and last but not the least is the public work. Now let us see them one by one. If we are talking about public setup में क्या होता था कि पॉलिटिकल सेटअप में अगर हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता था कि अलग अलग ना मिनिस्टर्स होते थे, यानी कि मंत्री होते थे, जो राजा को असिस्ट करते थे, बताते थे कि किस तरह से काम करना है, उनके असिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो वो मंत्री जो होते थे ना, उनका ग्रुप कहलाता था मंत्री परिषद, और इनमें अलग अलग सेक्शंस बटे हुए थे, यानी कि सिक्योरिटी के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, या हमारा कोई और डिपार्टमेंट, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट इनके ना बटे हुए थे मंत्री परिषद के। सो दिस इज आवर पॉलिटिकल सेटअप। नेक्स्ट टॉपिक प्रोविंस की बात की जाए तो प्रोविंस में हमारा आता है कि यहाँ का जो हेड होता था, हम उसे कुमार या फिर प्रिंस कहते थे, जो कि हमारा रॉयल फैमिली से, यानी कि एक राजा के घर से होता था, और यही हमारे उस पूरे किंगडम को, उस पूरे राजा को देखता था। प्रोविंस के अंदर कई डिस्ट्रिक्ट आते थे, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई विलेज आते थे, और ये पूरा प्रोविंस मिलके जो है वो एक किंगडम कहलाता था हमारा। जुडिशरी की बात की जाए तो जुडिशरी एक किंग खुद ही है, यानी कि राजा ही न्याय करेगा। जो भी राजा है, हम उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते थे लोग, और उसके बाद राजा ही उनका न्याय करने का काम करता था। रेवेन्यू कलेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर एक ऑफिसर होता था जिसको अपॉइंट किया जाता था, ताकि वो ऑफिसर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सके लोगों से, और वो रेवेन्यू लिया किससे जाता था, फार्मर से, हर्डर से, या फिर क्राफ्ट पर्सन से हो गया, ट्रेड पर्सन से हो गया, इन सबसे रेवेन्यू
कलेक्ट किया जाता था और फिर किंग को यानी कि राजा को दिया जाता था। ऑफिसर्स जितने भी होते थे जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर नजर भी रखी जाती थी कि ये लोग अपना काम ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और जो रेवेन्यू नहीं देता था यानी कि टैक्स नहीं देता था गवर्नमेंट को, उस इंसान को पनिशमेंट भी मिलती थी। नेक्स्ट इज रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा हमने पढ़ा था कि अशोका ने खुद ही अपना धर्म जो है वो चेंज किया था, उन्होंने खुद अपना रिलीजियस जो है चेंज किया था। वो मानते थे धर्मा की पॉलिसी में, जो कि कह रही है कि ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियंस। तो जब हमें हर धर्म को इम्पोर्टेंस देनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, तो आप चाहे तो कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, आप अपना रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक वर्क। अब इसके लिए ना पैसे लगते हैं। बेसिकली अगर हम काम कर रहे हैं, रोड बनाना हो गया, लोगों को प्रोवाइड करना हो गया, बिल्डिंग्स बनानी हो गई, महल वगैरह, अगर उस टाइम की हम बात करें बिल्डिंग्स नहीं होते तो महल बनाना हो गया, घर बनाना हो गया, रोड सड़कें बनानी हो गई, पानी प्रोवाइड करना हो गया, सैनिटेशन साफ सफाई प्रोवाइड करना हो गया, उनको सुविधाएं जितनी भी देंगे तो वो पब्लिक वर्क काम होता है। और इसके लिए भी लोग अपॉइंट किए जाते थे और जो पैसे कलेक्ट किए जाते थे वो पब्लिक वर्क में बहुत बड़े अमाउंट पे खर्च किए जाते थे, बहुत बड़े स्केल पे खर्च किए जाते थे। तो हमारे चैप्टर में इतना ही था। अब हम अभी हमने जितनी भी चीज़ें देखी ना, उससे हमें पता चलता है कि जो अशोका का या फिर हम ये मौर्यन एम्पायर की बात कर रहे हैं, ये हमारी इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा फेज था जो कि ब्रिटिश के अलावा पहले एक ऐसे इंसान, मतलब ऐसा किंगडम था जिसने पूरे इंडिया पे कब्जा करा था, यानी कि जो पूरे इंडिया पे रूल करा था। इनके बाद एक ब्रिटिश ही आते हैं जिन्होंने पूरे इंडिया पे रूल किया हमारे बेसिकली। तो अगर बात की जा रही है इस फेज की, तो ये हिस्ट्री के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ये चैप्टर हमारा। और ये जो भी हमारा एरिया है इसे हम गोल्डन पीरियड कहते हैं या गोल्डन हिस्ट्री पीरियड कहते हैं हम। इसका अगर हम बात करें, एक लायन जो है, लायन एम्बलम, आज हमने इसको ऐसे नेशनल एम्बलम अपना रखा है जो कि सारनाथ में भी मिलता है। ये लायन का जो कैपिटल था उनकी, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। इसके अलावा बात की जाए तो हमारा जितना भी मौर्यन एम्पायर है, ये हमारे लिए चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इस डायनेस्टी का डिक्लाइन जो था, यानी कि डायनेस्टी कब खत्म होने लगी, तो डायनेस्टी जो है वो अशोका के रूल के 50 साल बाद खत्म होने स्टार्ट हो चुकी थी। और उसके बाद मुगल में हमारी नई डायनेस्टी आती है जिसका नाम था सुंगा डायनेस्टी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। किसी भी जो समझ में नहीं आया वो एक बार आप लोग कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं कि हाँ हमें ये समझ में नहीं आया, वरना जब आप लोग आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़।